अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि आप 2020 के अंदर अपने लिए कौन सा प्रोसेसर और कैसे चूज़ कर सकते हैं। मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं फिलबदी गुफ्तगू करूंगा, जैसे कि ये वीडियो है जिसके अंदर कोई स्क्रिप्टेड सीन नहीं है। तो इस सीरीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर कॉमेंट्स के अंदर बताइएगा। अच्छा, अब सबसे पहले देखने की बात यह है कि आप 2020 में या 2021 में आगे ये एक ऐसी वीडियो है बेसिकली कि इसके अंदर आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी ले सकते हैं। मतलब अगर आपने फ्यूचर में कुछ महीनों बाद भी ये वीडियो देखी है तो ये आपके काम आएगी। अब एक अच्छा प्रोसेसर चूज़ करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपने उसे किस काम के लिए लेना है। अगर तो आपकी जो यूजेज है वो इतनी सी है कि आपने मूवीज़ देखनी है, मीडिया ब्राउजिंग करनी है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एडोब का फोटोशॉप रन करना, इतनी यूजेज के लिए कोर टू क्वाड सीपीयूज ठीक रहते हैं, जिसमें Xeon के कुछ सीरीज़ आ जाती हैं जिनकी काफ़ी हाई कोर्स होती हैं। वो बेसिकली वर्क प्रोफेशनल्स के लिए बनी होती हैं, तो आप इन्हें भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी मीडिया कंजम्पशन के अंदर। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट अवे एक ऐसा पीसी चाहिए जिसके ऊपर आप हल्की फुल्की एडिटिंग भी कर सकें, गेमिंग भी थोड़ी बहुत 720p हाई सेटिंग्स में कर लें और साथ मीडिया कंजम्पशन भी अच्छी रहे, तो फिर आप कोर टू क्वाड्स या फिर ये Xeon की कुछ सीरीज़ हैं उनकी तरफ ना जाएं। Xeon की कुछ सीरीज़ से मुराद हैं जो बहुत पुरानी हैं, मतलब जो पहले सर्वर्स में यूज़ होती थी, उनकी तरफ आप ना जाएं। मैं ये भी हरगिज़ नहीं कह रहा कि Xeon की जो लेटेस्ट सीरीज़ है वो बहुत महंगी हैं, लेकिन Xeon की कुछ ऐसी सीरीज़ हैं जो कि मिड रेंज के अंदर आती हैं, जिनके अंदर आपको 6 कोर्स 8 कोर्स देखने को मिल जाती हैं और वो अच्छी रहती हैं आपकी गेमिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए भी। लेकिन जब आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जाते हैं उसके अंदर ग्राफिक कार्ड का एक रोल होता है, बट ज़्यादा रोल प्रोसेसर का होता है। आप प्रीमियर रन करेंगे तो आपको इस बात का साफ पता चल जाएगा कि वो आपकी सीपीयू को ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आपकी जीपीयू। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आराम से कोर टू क्वाड सीपीयूज़ या जो Xeon की कुछ सीरीज़ होती हैं या i7 की जो सीरीज़ है सेकंड जनरेशन की, उसके ऊपर आप विदाउट ग्राफिक कार्ड भी प्रीमियर चलाएं तो वो ईजीली रन होता है। आप 1080p तक की एडिटिंग ईजीली कर सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ स्टटर्स ज़रूर होते हैं, लेकिन आप वो एडिटिंग ईजीली कर सकते हैं। उसकी रेंडरिंग में सिर्फ ये आपको थोड़ा वेट ज़्यादा करना पड़ता है और दैट सेट आप इजीली कोई भी वीडियो या फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो अब इस मुद्दे पे आते हैं कि आपको एक सीपीयू कैसे लेना है। सबसे पहले आपने जो सीपीयू में चीज़ देखनी है वो है उसकी कोर्स, उसमें कितनी कोर्स हैं। डुअल कोर सीपीयूज़ खुदारा इस डेट में बिल्कुल ना लें। अगर आप एक डुअल कोर सीपीयू के साथ 1050 या 1060 जैसे कार्ड्स लगा देंगे तो यकीन जाने आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब इसमें एक और चीज़ है कि आप हाई कोर्स के पुराने सीपीयूज़ ले लें और उसमें अच्छे ग्राफिक कार्ड लगा लें। ये भी सरासर बेवकूफ़ी है। जितने ओल्ड सीपीयूज़ हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि वो 2.3 या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक रहते हैं, इससे ऊपर वो क्लॉक नहीं हो सकते। और अगर आपने इससे ऊपर क्लॉक करना है तो फिर आपको एक बेहतर कूलिंग सिस्टम भी चाहिए होगा, एक अच्छी पावर सप्लाई भी चाहिए होगी। और हमारे आपको पता है पाकिस्तान में एक लोड शेडिंग का भी मसला अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, लेकिन अभी भी है। उसके साथ आपको एक इन्वर्टर भी लगाना पड़ेगा और इन्वर्टर ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इन्वर्टर्स लगाने का रवाज कोई नहीं है, लेकिन एक कंप्यूटर जिसके ऊपर आपने काम करना है या वो कंप्यूटर जिसे आप अपने काम के लिए यूटिलाइज़ करना चाहें, उसके साथ ज़रूर इन्वर्टर लगाएं। या आपके पास एक अच्छा सीपीयू है जिसके ऊपर आप तकरीबन पूरे घर की स्ट्रीमिंग करते हैं, यानी कि आपने उससे लंबी HDMI दे के LCD भी कनेक्ट कर रखी है, अपना जो कमरे का मेन सिस्टम है वो भी कनेक्ट कर रखा है, और इसी तरह काफ़ी और चीज़ें आपने कनेक्ट कर रखी हैं, और आप चाहते हैं कि वो एक मीडिया कंजम्पशन टाइप का पीसी हो, तो उसके साथ तो इन्वर्टर लाजमन है। एक तो इन्वर्टर आपकी वोल्टेज को स्टेबल रखता है और साथ ही साथ कट डाउन होने से बचाता है। अगर कट डाउन होता है तो इन्वर्टर के साथ एक बैटरी भी होती है जो कि आपके सिस्टम को इतना टाइम देती है कि आप उसे बंद कर सकें, या फिर आप उसके अंदर सेटअप कर देते हैं कि जैसे ही इन्वर्टर से बिजली कट आउट हो वो बैटरी पे आता है तो वो खुद ही सिस्टम को सारी ऐप्स क्लोज़ करके शट डाउन कर देता है। ये मेरे साथ हो चुका है पर्सनली। मेरी 2 दफ़ा पावर सप्लाई जली है सिर्फ इसी वजह से कि वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही थी। अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक, अगर हम देखें कि जितने पुराने सीपीयूज़ हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक नहीं जाते, लेकिन अगर हम इसी में थोड़ा और तहकीक करें तो हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे पुराने सीपीयूज़ भी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है। जैसे कि मेरे लिहाज से अगर आपने एक काम के लिए और अपनी मीडिया कंजम्पशन के लिए हल्की फुल्की गेमिंग के लिए एक पीसी लेना है, तो मेरे लिहाज से बेस्ट जो सीपीयू रहेगा वो i7 सेकंड जनरेशन है या i7 की 4th जनरेशन तक। ये सारे बहुत ही अच्छे सीपीयूज़ हैं। इनकी क्लॉक स्पीड भी बहुत अच्छी है, 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक भी जाती है अगर आप इसे ओवरक्लॉक कर सकें।
तो इसका मतलब है कि आप हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर उसे रन कर सकते हैं। जितना आप हायर फ्रिक्वेंसी होगी उतना पाथ बड़ा हो जाता है और आपका कंप्यूटर उतनी अच्छी से चीज़ें को हैंडल कर सकता है। अगर आपके पास एक CPU है जो कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़ या 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी तक जाता है, तो वो ज़्यादा लोड नहीं उठा पाता। मतलब मल्टी ऐप्स एक वक्त में चलाने में उसे प्रॉब्लम होती है, चाहे आप उसमें रैम 32 GB लगाने या 64 GB, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं कि आप मार्केट में जाएंगे तो आपने कैसे फाइंड करना है एक बेस्ट CPU अपने यूजेज के लिए। सबसे पहले आप एक कॉपी पेंसिल ले लें, उसके ऊपर लिख लें कि आपको कितनी कोर्स चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम आप 4 कोर्स की तरफ जाएँ। अगर आपका बजट इतना थोड़ा सा है और आपके पास रीच भी है, आप देख रहे हैं कि मैं कुछ ज़्यादा CPUs मंगवा सकता हूँ या मेरे पास वैरायटी है, तो आप 6 कोर्स तक जा सकते हैं। जैसे Xeon में ज़्यादातर वैरायटी आती है। अच्छा, अब इसमें ना एक और भी मसला ये है कि जब आप Xeon के CPUs लेते हैं ना, जो पुराने हैं, जो 6 कोर्स तक जाते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी भी ठीक है, 2.9 या 3.0 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक वो जा सकते हैं। उसमें मसला ये हो रहा था कि उनकी TB भी बहुत ज़्यादा होती है, वो बिजली बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ अमूमन गलती ये कर देते हैं लोग कि एक हल्की पावर सप्लाई ले लेते हैं, 300 वाट की या 450 वाट की लेके लगा देते हैं। अब आप जो प्रोसेसर ले रहे हैं उसकी स्पेक्स के अंदर अगर उन्होंने 95 की TDP लिखी है, तो इसका मतलब है कि वो 95 तक नॉर्मली कंज्यूम कर रहा है। ज़्यादातर CPUs में ये होता है कि 300 वाट की पावर सप्लाई इनबिल्ट लगी होती है, तो 300 वाट एट अ टाइम कंज्यूम नहीं हो रहे होते। तो जब भी आपके CPU को पावर की ज़रूरत होती है तो वो उस एक्स्ट्रा पावर से पावर ले लेते हैं। बट हमारे यहाँ दुकानदार भी यही गलती करते हैं और हमारे जो बायर्स हैं वो भी यही गलती करते हैं। वो Xeon के CPUs तो ले लेते हैं, अच्छा सिस्टम भी ले लेते हैं, पर उसमें एक पावर सप्लाई नॉर्मल लगाते हैं। उस वजह से आपका जब प्रोसेसर को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है उसे मिलती नहीं है और वो लिमिट में रह के काम करता है। अब हो सकता है यहाँ पे आप कहें भाई ये तो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत देर से हमारे सिस्टम में काम कर रही है। मैंने जब इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को देखा तो सिर्फ 64 MB मुझे शो हो रहा था, लेकिन जब मैंने HP की सपोर्ट पे जाके इसे मैसेज किया, मेरी एक वीडियो भी है इस बारे में, तो मैंने जब इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके क्वेश्चन किया तो मुझे विदिन 2 डेज़ रिप्लाई आ गया था। उस रिप्लाई में यही था कि अगर आपके प्रोसेसर को पावर की या मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही ले लेगा, आपको उसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कुछ ही मॉडल में होता है, ज़्यादातर मॉडल्स में आपको देनी पड़ती है। जैसे कि अब मैं देख रहा था कि मैं जो गेम खेल रहा हूँ उसे मिनिमम 256 MB रैम, जो वर्चुअल रैम होती है जिसे आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कहते हैं, वो चाहिए थी। लेकिन जो शो हो रही थी वो तो सिर्फ 64 MB थी, लेकिन गेम ईजीली रन हो रही थी, कोई लैग नहीं था उसके अंदर। तो ये साबित होता है इस चीज़ से कि हमारे प्रोसेसर को जब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो ले लेता है। तो जब भी आप मार्केट में जाएं प्रोसेसर लेने, तो अपनी प्रायोरिटी रखें कि हमने ज़्यादा हायर कोर्स वाला CPU लेना है। इसमें आप Xeon के कुछ मॉडल्स ले सकते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं। वो Xeon का मॉडल बहुत अच्छा है। इसी तरह और भी कई मॉडल्स हैं जिनके अंदर 6 कोर्स आती हैं, वो 2.5 से 3.0 गीगाहर्ट्ज़ तक की रेंज में आ रहे होते हैं और वो बहुत ही अच्छे CPUs होते हैं। अगर आप उन्हें गेमिंग के लिए भी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर ज़्यादातर बंदे गौर नहीं करते, वो ये है कि हमें एक हार्ड डिस्क लेते हैं, उसी के ऊपर अपनी विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसकी 5 पार्टीशंस बना देते हैं और हर पार्टीशन के अंदर मुख्तलिफ डाटा रखते हैं। देखिए, अगर आपने अपने CPU को, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को वर्क फ्लो के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना है, तो मेरी सलाह यही है कि एक उसके अंदर SSD ज़रूर लगाएं। बेशक 128 GB की लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो और कोई चीज़ भी इंस्टॉल ना हो, हत्ता कि आपके जो ज़रूरी एप्लीकेशंस हैं वो भी उसके ऊपर इंस्टॉल ना हो, सिर्फ उसके अंदर विंडो रहे। बाकी जो आप हार्ड ड्राइव लगा रहे हैं, बेशक वो 320 GB की है, बेशक वो 500 GB की है, बेशक वो 1 टेराबाइट की है, बेशक वो 12 टेराबाइट की है, कोशिश किया करें कि उसके अंदर पार्टीशंस ना बनाएं, क्योंकि अगर आप एक पार्टीशन बना देते हैं तो वो एक एरिया बन जाता है, 5 एरियाज़ बन जाते हैं। जब भी आप एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, वो प्रोग्राम फाइल एक आप पार्टीशन में रखते हैं, उसकी मीडिया फाइल्स आप दूसरी पार्टीशन में रखते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम को लोड करते हैं, जब आप उस मीडिया को इंपोर्ट करते हैं, एडिटिंग के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके जो हार्ड ड्राइव है उसे एक जगह से डाटा उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जबकि आपकी एक ही पार्टीशन होगी तो उसे इतना सफ़र नहीं करना पड़ेगा और वो ईजीली काम करेगी। इसलिए आप बड़े प्रोफेशनल्स को देखते हैं तो वो उनकी अगर उनके
कंप्यूटर में 4 टेराबाइट्स की एक टेराबाइट की 4 हार्ड ड्राइव्स लगी हुई हैं, टोटल 4 टेराबाइट है, तो उनकी पार्टीशंस भी 4 ही होती हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया होता कि 100 GB की 40 पार्टीशंस बना लें। वो एक टेराबाइट की 4 ही रखते हैं, वो हर ड्राइव को एक ही पार्टीशन देते हैं। सो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये इस तरह की सीरीज़ जो फिल बदी मैं करता हूँ जिसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है वो पसंद आई है तो मुझे कॉमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसी सीरीज़ को आगे लेके जा सकूँ और इस तरह की जो छोटी छोटी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि हमारे यहाँ लोगों को लेते हुए मसला होता है, उन चीज़ों को क्लियर कर सकूं। ये एक किस्म का पॉडकास्ट ही आप समझ सकते हैं, गेमिंग पॉडकास्ट ब्रो, ये नाम बड़ा अच्छा है। तो अगर आपको ये पहला गेमिंग पॉडकास्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर ज़िंदगी रही। बाय।